हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, आकाश त्यागी सर। सर आप भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं मोमेंटम पॉडकास्ट के, क्योंकि आप 7th एपिसोड में आए थे पहली बार। बहुत ही मतलब लेस देन 10 नंबर मैं भी से परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। आपका प्रूफ भी हो गया है सर। आप बस अपना टाइम निकाल लीजिए, जब भी होता है हम ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं। और आपका बैंगलोर भी आना जाना होता है। सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं ऑनलाइन। लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन किया था तो उतना कुछ समझ फील नहीं आता और मेरा मन भी था आने का कि ऑफलाइन होना चाहिए। तो सर 2 बार बैंगलोर आ चुके हैं इससे पहले। एक बार हम मिल पाए थे, दूसरी बार तो मैं खुद ही बैंगलोर में नहीं था, लेकिन हम कभी टाइम नहीं निकाल पाए। लेकिन अब फाइनली हम यहाँ पे हैं। लेकिन एक बार कॉफ़ी पी हमने साथ में। कॉफ़ी पी ली। उस टाइम हमने पॉडकास्ट नहीं बनाया। हाँ, वो मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। तुम्हारे लिए तो हम बाद में बनाएंगे ना, पहले हम अपने तो मिल ले। ठीक है, चलो। हम 1 घंटा से बात कर ही रहे थे। पॉडकास्ट वो भी बन जाता, लेकिन उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें थे, तो अच्छा ही है कि वो पॉडकास्ट में ना रहे। नहीं, बेटर है। हाँ, लेकिन अभी भी हम बात ही करेंगे। ऐसा कुछ हम एजेंडा के साथ यहाँ पे नहीं आए हैं। हाँ भाई, तुम्हें ज्ञान बहुत मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा कुछ लोग शायद नहीं जान रहे होंगे, 1-2 तो मैं बता देता हूँ। सर ऑल इंडिया रैंक 18 गेट 2014 में, इंजीनियरिंग सर्विसेज सेम ईयर ऑल इंडिया रैंक 33, और ISC बैंगलोर सबसे इम्पॉर्टेंट मास्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन हीट एंड मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र बोलना ज़रूरी है, हीट ट्रांसफ़र तो बीटेक वाले भी पढ़ लेते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ओके। उसके अलावा पढ़ा ही रहे हैं पढ़ा बहुत पहले से रहे हैं एक्चुअली। जब ये ISC में थे तभी भी ये पार्ट टाइम पढ़ाई देते थे। पढ़ाने का बहुत शौक है। टीचर ज़बरदस्त हैं, तुम्हें पता होगा। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री के मिल ही गए होंगे, तो बहुत लोग देख लिए होंगे। हम लोगों ने बहुत पैसा दे के सर का क्लास किया था वो मज़ा लेने के लिए। आजकल बच्चे फ्री का भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है पढ़ाई को लेके, और स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। तो मेन आते हैं मुद्दे पे कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सर ने खुद ही एक टॉपिक लाया कि बच्चों को आजकल कोचिंग तो मिल ही जा रहा है। जो पहले 70,000 में लोग लेते थे, आजकल 20-30 हज़ार में भी मिल जाता है। बहुत कुछ डिस्काउंट मिल गया तो शायद 15,000 में भी मिल जाएगा। तुमने 3 महीने का ही लिया तो शायद 4,000 में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो पैसे का ठीक है, कम हो गया। लेकिन मान लो तुमने ले लिया, कोचिंग ले लिया तुमने, उसके बाद कैसे पढ़ना है ये लोग समझते ही नहीं है। और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों का प्रॉब्लम चलता आ रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। हमारे टाइम पे भी सेम था कि मतलब बच्चा आया, पैसा दिया, 1 साल बहुत घिसा भी, सोया भी कम, पढ़ा भी ज़्यादा, लेकिन क्वालिफाई भी नहीं किया गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि वो क्या पढ़ रहा था उसे भी नहीं पता। वो जब देखो जो मंथ से वो पढ़ रहा था, फिर एंड में उसे समझ में आया जो भी पढ़ा था सब भूल गया। उसके बाद डिप्रेस हो गया, उसके बाद 2 महीना पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाद क्वालिफाई नहीं किया। तो कुछ भी चल रहा है। तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है। तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? बहुत रैपिड फायर में बोलते ही जा रहा हूँ, आपकी बारी। तो रैप कर दिया, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक बड़ी सिचुएशन जो मुझे अभी लगती है काफ़ी यंग लोगों में, कि एक प्रोडक्ट तो आ गया हाथ में, लेकिन प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है वो मिसिंग है। और ये शायद बहुत सालों से मिसिंग है। हम जब पहले बात भी कर रहे थे तो मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसे गाइडिंग लोग होने चाहिए, ये गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए। आप मोटिवेट तो ज़रूर होते हो किसी ना किसी से, पर वो मोटिवेशन के साथ साथ आपको करेक्ट गाइडेंस होनी ज़रूरी है। तो नथिंग एल्स, मतलब आप जो भी एजुकेटर कभी भी चूज़ करो कभी भी लाइफ में, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने क्या पाथ चुने थे, उनकी स्टोरी को थोड़ा जान लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर बिना भटके, जो कम भटकेगा वो जल्दी करेक्ट जगह पे आ जाएगा और वो करेक्ट काम करने लग जाएगा। बाकी तो यार जो लोग अभी घूमते रहते हैं उनका तो रहता ही है कि नहीं, वो उधर भी चेक करेंगे, उधर भी चेक करेंगे, बट सर्वे कर रहे हैं, मतलब यूज़ ही नहीं है। मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एजुकेटर के लिए भी। बीइंग एन एजुकेटर, मैं इस चीज़ में बहुत ऑनेस्ट हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे सही चीज़ देनी है। ठीक है, मैंने सही चीज़ दे दी, और ऐसे मेरे बहुत सारे तरह के एजुकेटर जिन्होंने सही चीज़ दे दी, पर वो सही चीज़ करेक्ट लोगों तक करेक्ट टाइम पे पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट कन्वर्जन जो ऑनलाइन में बस यही रहता है कि हम लोग को ध्यान ही देना होता है कि बच्चा अपनी तरफ से भी बहुत एफर्ट डाले। देन ओनली जब इसमें बच्चा एफर्ट डालता है तो पक्की बात है कि सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। ऐसा नहीं होता। देखो पहले भी कई लोग होते थे जिन्होंने कोचिंग के बिना निकाला था। मेरे को लगता है दे आर, आपने भी तो कोचिंग, हाँ, मतलब वेरी गुड एग्जाम्पल है। दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल। यू कैन एक्चुअली क्रैक द एग्जामिनेशन। आपको कई बार नहीं चाहिए होते, लेकिन उन लोग का भी स्ट्रैटेजी होता है। हाँ, ऐसे नहीं, विदाउट स्ट्रैटेजी आज तक मुझे नहीं लगा कि कोई भी निकाल सकता है। हाँ। और तू देखो तो पता ही है सारी स्ट्रैटेजीज का। ओके। तो ऐसा है कि कोचिंग बस एज अ कैटलिस्ट काम करता है, कि मतलब वो तुम्हारे एफर्ट को थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता है। तो एफर्ट ही 0 है। यू कैन से वो आपके
बात को क्लियर कर सकता है कि ये बात है और ये कंटेंट चाहिए, ये बुक चाहिए। और आजकल लोग बुक को भी बहुत डिग्रेड करते हैं, बुक नहीं मेरे ख्याल से रखनी चाहिए, बिकॉज करेक्ट चीज़ कहाँ पर है, मतलब एक फाइनल चीज़ कहाँ पर है, लेकिन बुक को पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ। कि आप शुरू से पहले चैप्टर से नहीं पढ़ो, आपको कोई डाउट आया क्लास लेते हुए तो उस डाउट को खुद से क्लियर करो उस बुक के थ्रू। आई थिंक वो बेस्ट मेथड है, बिकॉज उससे लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, जो मैं भी खुद हमेशा अपने पे अप्लाई करता हूँ। मुझे भी कभी कुछ अभी पढ़ाते हुए भी मेरे को डाउट आता है, जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं उस सब्जेक्ट के साथ 3 या 4 बुकें पढ़ता हूँ और फिर उस पर कंटेंट क्रिएट करता हूँ, फिर सोचता हूँ और फिर वो डेवलप होता है। तो सेम गोज फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं अभी भी। सीखना तो ऐसी चीज़ है नेवर एंडिंग, बट कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। उस टाइम, उस लिमिटेड टाइम में एक अच्छा एजुकेटर आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करा देगा, फिर तो बाकी गेम आपका है। हाँ, तो फिर जैसा हम इसके पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे कि पहला तो कॉस्ट डिक्रीज़ हो गया तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते, है ना, और ऑनलाइन में बहुत सारे चीज़ फ्री के भी आ गए हैं। तो फिर तुमने अगर वो चीज़ अपना हटा दिया ना, तो फिर तो अल्टीमेटली तुम्हारा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। चाहे मतलब तुमने जो 10,000 भी लगा दिए वो भी तुम्हारा वेस्ट ही चला जाएगा, क्योंकि तुमने उसे उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो ठीक है, एक एफ़र्ट होता है कि मतलब बंदा अगर फ्री का भी पढ़ा रहा है, तुम ये मत देखो कि तुमने कितना पैसा दिया, तुम ये देखो कि उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने सालों से पढ़ा रहा है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है। अगर वो सब है तो तुम कहीं भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें खुद से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा कि मतलब अब ऑनलाइन हो तो आप तो देख नहीं रहे वो क्या कर रहा है। ऑफलाइन क्लास में तो तुम बोलो अरे बात मत करो, फ़ोन मत चलाओ, ये वो, तो आप यू कैन टॉक, बट ऑनलाइन में तो वो स्क्रीन के पीछे क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। तो वो सीरियसनेस खुद से लाना, ये बहुत नया फेज़ आ रहा है पढ़ाई का। दिस इज आई थिंक ये एक नई चीज़ भी है और ये लोग एक्सेप्ट जल्दी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं तो चाहता हूँ स्टूडेंट भी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे तू टीचर की बात कर रहा है, मैं अपनी उस पॉइंट पे भी आता हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं खुद एक्सीडेंटल टीचर हूँ। इसका मतलब है अगर आपने कोई चीज़ ट्राई नहीं करी लाइफ में तो आपको पता नहीं चलता आप उसमें अच्छे हो। हाँ। और मुझे लगता है कई लोगों का ड्रीम होता है कुछ बनना, पर वो कई लोग उसे ट्राई नहीं करते अच्छी तरह से, इसलिए वो बन नहीं पाते। लेकिन अगर कोई ट्राई करे, जान लगा दे, तो शायद बन जाए। तूने सोचा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है तो तू बन गया क्योंकि तूने उसमें एफर्ट लगाया। अगर कोई बंदा बस सोचता रह जाए और उसमें सही एफर्ट नहीं लगाएगा तो वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाएगा वो क्या हो सकता है लाइफ में। एंड पॉसिबल टू ऑल, मतलब मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा अपनी लाइफ की किस्मत को किसी मोमेंट पे चेंज कर सकता है। करेक्ट। हाँ, वो बस वो होता है कि तुम्हारा कितना विल है, तुम्हारा टैलेंट उतना मैटर नहीं करता। जैसे टैलेंट तो एक बेस लेवल होता है, कोई भी टैलेंटेड बंदा कुछ नहीं अचीव कर सकता अनटिल अनलेस उसे मोल्ड नहीं करोगे उस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली एफर्ट तो तुम्ही को देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज हो जाता है ऑनलाइन दुनिया और ऑफलाइन दुनिया। मतलब लेट अस एक्सेप्ट कि कम से कम 1 साल और जहाँ पे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, चीज़ें ऑनलाइन ही चलेगा, मैक्सिमम टाइम यही होने वाला है। तो इसमें यह आ जाता है कि जब ऑफलाइन लोग तैयारी करते हैं, अगल बगल लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो तुम घर पे बैठे हुए हो तो तुम देख के भी कुछ नहीं हो सकते। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें क्या ही समझ में आएगा, है ना। टीचर भी तुम्हें देख नहीं सकता, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्लास में सो भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई पूछ भी नहीं रहा है कि तुम हो वहाँ पे कि नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में 50-100 स्टूडेंट्स तो रहते ही हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना सर कि जो यहाँ पे इस चीज़ को संभाल लेता है ना कि मैं खुद से रहूँगा, तो वो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर लेगा। क्योंकि बहुत लोग नेचुरली उस डायरेक्शन में जा नहीं रहे हैं, बहुत लोग अभी भी डोल रहे हैं इधर उधर लेकिन कंपटीशन तो है ना तुम्हारे, तो वहाँ पे तुम कुछ एक्स्ट्रा कर ले रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ज़रूर आ जाएगा। नहीं, आजकल मैं देखा ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है, देयर इज अ नॉइज इज देयर। नॉइज मीन्स जो लोग डिस्टर्ब करते हैं, आते जाते हैं एलिमेंट्स। हाँ, कुछ लोग डिस्टर्ब बहुत मतलब वो तो एलिमेंट तो स्टूडेंट भी बनते हैं, वो तो है ही। स्टूडेंट बेचारे कुछ ऐसी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखते हैं जिसमें वो खुद डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू मोटिवेशन। तो आई थिंक यार ये स्टूडेंट के हाथ में है फ़ोन, अब उसे बिंज वॉचिंग और गॉसिप न्यूज़ देखनी है तो फिर तो वो अपना टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि लोग आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते रहेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेंटल लेवल पे वो आपको खा जाता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो मुझे लगता है इंसान को कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि उसका अभी गोल क्लियर हो, वो निकल जाए, उसके बाद वो सारी गॉसिप न्यूज़ एक साथ देख ले। चलता आ रहा है सर, मतलब पिछले 2-3 साल से ही देख रहे हैं, कुछ लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, ठीक है यार। मतलब एक तो होता है कि तुम एक अपील डाल रहे हो कि एक रिटर्न दिया कि भाई प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दो या प्रीपोन कर दो। कुछ लोग है कि उसी को लेके चालू हो गए कि अब यही करेंगे, हमारा लाइफ का यही मकसद बन गया है।
और पूरा अपना घुसा देते हैं 1-2 महीना उसी चीज़ में, और वो चीज़ हमें डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। अभी ऑनलाइन चल रहा है, कोई एक वीडियो बना दिया वहाँ पे नीचे, हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दूसरा उसका रिप्लाई देगा फिर वहाँ पर नहीं आप सही बोल रहे हो सर, आप अबे तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ, वो तो पैसा कमा रहा है व्यूज से, तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। फैक्ट है, मतलब लोगों को बहुत बच्चे को मतलब इस समय जैसे एक एग्जांपल है, आजकल लोग जैसे बताते हैं कि सीट्स कम हो गई, तो सीट कभी बहुत ज़्यादा थी नहीं। कभी ऐसा नहीं था कि कोई INTPC की सीट आई और उन्होंने बोला है कि हम इस बार 1.5 लाख बच्चे लेंगे, और अगर सीट कम है इसका मतलब है उस चीज़ की वैल्यू है, और जितनी सीट कम है मुझे लगता है कॉम्पिटिशन उतना हार्ड है, उसको एज अ चैलेंज अगर ले तो पॉजिटिव है। ऊपर से यार जितनी भी बड़ी चीज़ें यार, जैसे नासा में सेलेक्ट होना है इंडिया से तो बहुत कम सीट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सपना ही छोड़ दें। सपना तो होना चाहिए ना, MIT जाने का सपना होता है लोगों का, चांद पे जाना है बहुत कम सीट है, नहीं जाएंगे। अब इलॉन मस्क अगर ये सब सोचने लग जाए मार्स पे तो कोई गया नहीं आज तक, कोई नहीं गया, बहुत मुश्किल है, कैसे जाएंगे, नहीं हो सकता यार, तो फिर तो हो गया, फिर तो दुनिया में कोई इनोवेशन कोई नई चीज़ होगी ही नहीं। मतलब सही में कोई अगर एक्चुअली में ये एग्जांपल बहुत अच्छा है कि विराट कोहली और कोई देख ले वो बोले विराट कोहली तो टॉप पे है, इसके ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, ऐसा लोग पहले सचिन के लिए सोचते थे। हुसैन बोल्ट उससे ज़्यादा फास्ट कोई रन नहीं कर सकता, फिर देखिए रिकॉर्ड टूटने लगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब लोग हमेशा एक नेक्स्ट लेवल आता है, बस वही है डिफरेंस कि या तो आप कर लो या कोई ना कोई और कर ही लेगा। और एक चीज़ है ना, जैसे ये क्लियरली तुम स्टैटिस्टिक्स में भी देख सकते हो, जैसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है सीट्स घट रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग भी घट रहा है। यस, नंबर्स ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लोग समझ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, जो साइड में वो तो ऐसे ही निकल लेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग वो भी कम हो ही रहा है। तो तुम पहले ये सोच लो कि तुम्हें करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो तुम उस नंबर में चले जाओ जो घटा रहे हैं, अगर करना है तो फिर भाई ऐसा करो कि तुम ही वो क्रैक करना है। अभी जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस टाइम पे 400 लोग तो मेरी ही क्लास में बैठे हुए हैं, इसरो में मैंने देखा 40 सीट है, तो फिर तुम अरे भाई मेरे क्लास में भी सबको नहीं मिलेगा तो मैं भी नहीं जाता। तो ऐसा नहीं होता भाई, वो तुम्हें समझना पड़ेगा कंपटीशन में कि जो लोग क्रैक करते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई अगर एक भी बंदे का हुआ ना तो वो मैं ही रहूँगा, वो ये नहीं देखते कि कितने लोग अपीयर कर रहे हैं। वो मतलब ये तो एक तरह से वो हो गया ना कि तुम रिलैक्सेशन दे दो या फिर मेरे लिए थोड़ा इजी कर दो तब मैं क्रैक करूँगा, है तो यही है, तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई और कर लेगा। बिल्कुल फैक्ट है। और ये इस पॉडकास्ट में मैं थोड़ा रिवर्स पैटर्न में खेलूंगा, मैं आशीष के साथ भी पूछूंगा ये चीज़। एक जैसे जब तू भी तैयारी कर रहा था तेरे को कैसे ख्याल आता था कि नहीं होगा, पक्की बात आता होगा, लेकिन उससे ज्यादा मोटिवेटिंग ख्याल ये होता होगा कि तू तैयारी कर रहा है, तू एक एफर्ट में जा रहा है ना, वही शायद क्रिएट करता है लोगों की लाइफ में चेंजेस। तो वही मुझे अपना याद है कि मुझे नहीं पता था सीट्स का, इतना मैं सोचता भी नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि एवरी डे मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, और वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे इतना बिल्ड होता है। कई बार तो जैसे मुझे एक टाइम याद है कि मुझे ये याद रहता था कि यार जैसे बुक में गलतियाँ होती थी, तो कॉलेज के टाइम में हम कभी नहीं पता कर पाते बुक में गलती भी है, और हमें लगता है सब सही है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं तब हम जब बुक में फिर गलतियाँ ढूंढ लेते हैं तो तब पता चलता है कि लोग कैसे बताते हैं कि इस बुक में ये गलती है, इस बुक में ये गलती है। ये जो शॉकिंग चीज़ें होती है जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लगती है, लेवल रेज हो गया ना। हाँ, तो वो लेवल मतलब सबका रेज हो सकता है। वही मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे भी लगता था कभी एक टाइम पे कि शायद यार ये कैसे कोई बता सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। जैसे पैराडॉक्स को समझाना कि यार पैराडॉक्स है, यही कितना मुश्किल होता है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट तो यार उसमें बड़ा मज़ा आता है। और फिर तुम किसी एक पॉइंट पे ऐसे भी पहुंच जाओगे कि तुम किसी साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर में गलतियां निकाल रहे हो, वो भी लेवल रीचेबल है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। एक मैं देखो फैक्ट बता रहा हूँ, जब मैं IC इंजन पढ़ा रहा था तो ये मेरी शायद पढ़ाते हुए मेरी एक बहुत डेवलपमेंट हुई। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता, कई टॉपिक ऐसे आते थे, क्या क्वेश्चन ऐसे आते थे जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे, बट व्हाट आई डिड इज मैंने उस थॉट को लिया, उसके क्वेश्चन को लिया, और मैंने जो मेरे कॉन्सेप्ट थे उस पर एक बिल्ड करके एक आंसर डेवलप किया, और फिर मैंने बता दिया। और तुरंत मैं घर जाता था, जब मैं सबसे पहले बुक खोल के देखता था कि उसका आंसर क्या है, और वो मैच कर जाता था। क्योंकि एक पैटर्न है दुनिया में, और वो पैटर्न अगर आप समझ जाओ तो शायद दुनिया की सबसे यूनिक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आएगी उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये जैसे ये बोला जाता है ना कि अगर इस बंदे ने बल्ब इन्वेंट नहीं किया होता तो हम आज किस दुनिया में रह रहे होते, आज हो सकता है बल्ब नहीं हो। ऐसा नहीं है भाई, उसने नहीं किया होता, 5 दिन बाद किसी और ने कर दिया होता, क्योंकि कोई भी रिसर्च चल रहा होता है ना, पैरेलली कुछ और भी चल रहा होता है। जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स पे चाइना कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, रिसर्च वो चलते रहता है। yes. तो कोई अगर वो इन्वेंट नहीं करता तो कोई और इन्वेंट कर देता है। इसलिए तो पेटेंट में इतना मार चलता है भाई कि भाई मेरे को इस दिन में करना है, नहीं तो कोई और कर देगा तुम्हें। तो तुम्हारा साइंस तो फिक्स्ड है ना, और मैथमेटिक्स जो
जो चलता है मैथमेटिक्स ऐसा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना कि वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर देता है कि क्या होने वाला है। नहीं, मैंने इसकी एक थ्योरी पढ़ी थी, पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम फिजिक्स से जो बताते हैं, यही बताते हैं कि एक थॉट, अगर कोई भी एक नई चीज़ का थॉट, कई बार हमें लगता है ऐसे, मैंने कोई स्टार्टअप देखा तो मेरे दिमाग में आता है यार मैं तो इसे 5 साल पहले सोच रहा था, लेकिन मेरे में गट्स नहीं थे कि मैंने करा। दिस इज अ फैक्ट। मतलब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत लोगों के ब्रेन कनेक्टेड होते हैं एक चीज़ को लेके, लेकिन बस हमारी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि कुछ लोग गट्स दिखाते हैं और कुछ लोग नहीं दिखाते, और जो लोग गट्स दिखाते हैं मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे सक्सेस थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मिल जाती है फाइनली। हाँ, वो तो फिर एग्जीक्यूशन का बात हो गया ना। मतलब आइडिया इज़ नथिंग, लोग बोलते हैं ना, स्पेशली इन स्टार्टअप फील्ड, आपका भी स्टार्टअप है, आप भी इस पर वर्क कर रहे हो, तो मतलब आइडिया इज़ नथिंग, एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। मतलब तुम कुछ भी सोच लो, हाँ मैं ये करूँगा, कर लो भाई अगर कर सकते हो तो, नहीं तो कोई और कर लेगा, है ना। तो कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन बात है कि तुम खुद से सीख सकते हो ज़्यादा, और साइंस इज़ अ फील्ड जहाँ पे तुम लर्न कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो। सर जैसे आपको नहीं पता होगा, मैंने फिजिक्स ये सब कुछ भी जो भी पढ़ना स्टार्ट किया ना, इंजीनियरिंग के बाद ही पढ़ना स्टार्ट किया। 18 साल के एज तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मैं जब बीटेक में घुसा तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं पता, इंटीग्रेशन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर करना है तो फिर सीख सकते हैं ना यार, बुक पढ़ के सीख सकते हैं, उसके बाद तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। 2 साल बाद मैं बाकियों को सिखा रहा हूँ भाई डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, तूने भी नहीं पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में। तो वैसे ही चलते रहता है, तुम अगर एफर्ट दोगे तो हो जाएगा। और बात स्टार्ट हुआ था एफर्ट से ही, हम बहुत ज़्यादा उस पर लूप में जा रहे हैं, बहुत चेन ऑफ थॉट्स हमारे भावनाएं बह रहे हैं यार। ये ऐसे पॉडकास्ट नेचुरल होने चाहिए, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चेन ऑफ थॉट कहाँ से कहाँ चली गई। मैंने बोला ना सर आपको, ये पहला अनइंटरप्टेड अनसेंसर्ड पॉडकास्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट कि तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। और इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ अ इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट। ये कोई टीम वर्क नहीं है भाई कि तुम्हारे टीचर ये लोग सब मिल गए और तुम झुंड बना के 10 लोग 11 लोग का टीम बना के हम सब टॉप करेंगे गेट एग्जाम में। ये नहीं होता भाई, दिस इज़ अ वेरी कट थ्रोट बिजनेस, और यहाँ पे कंपटीशन चलता है। और जहाँ पे भी ऐसा इंडिविजुअल कंपटीशन होता है, तुम्हें इंडिविजुअल एफर्ट देना पड़ेगा। मैं तो क्लास में बैठता था, मैं सोचता था ये इतना पढ़ रहा है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरा कंपटीशन है, वो सोचना पड़ता है ना। हाँ, बड़ा सही है वैसे। देखो जेलेसी होनी चाहिए भाई। अरे भाई, और जेलेसी से शायद हम लोग इम्प्रूव भी होते हैं। हाँ, नहीं तो फिर मोक्ष पालो, फिर तुम्हारे हिमालय जाओगे। लेकिन जेलेसी का जल नहीं जाना है पूरे कि हो गया यार, वो तो पढ़ लिया पूरा, मैं क्या करूँगा अब। हाँ, जलना नहीं है भाई, उसे अपने आप को फ्यूल करना है भाई, बर्न नहीं कर जाना उससे। तो वो सब चीज़ ध्यान पे रखना है। चलिए और बाकी चीज़ पे आते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल ही इसी बेसिस पे स्टार्ट किया कि मतलब स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिलता कि पढ़ना कैसे है। तो मेरे सारे वीडियोस पढ़ाया मैंने कम ही है, बताया ज़्यादा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो मैं लोगों को बताता था कि देखो भाई नोट्स ऐसे बनाने हैं, रिविजन ऐसे करना है, टेस्ट सीरीज ऐसे देना है। तो ये जनरली लोग नहीं बताते हैं। आई थिंक यही तो मिसिंग लिंक है। मतलब मुझे खुद लगता है कि बिटवीन द स्टूडेंट एंड लाइक अस एजुकेटर, उनके बीच का एक मिसिंग लिंक है कि वो एक लिंक होना चाहिए जो जेन्युइन हो और तारीफ मेरे बारे में नहीं ठीक है कि जेन्युइनली बताए। ऐसा नहीं किसी पे यार मैं किसी प्रेशर में हूँ तो मैं बता रहा हूँ यार ये वाली कोचिंग कर लोगे तो अच्छा है, कि मैं प्रेशर में नहीं, बिकॉज देखो जो सही लगेगा तो वही बोलेगा। और ये तभी हो पाता है जब तुमने कुछ अचीव कर लो, तुम्हें अपने में गट्स रहते हैं। सेम जैसे अब मुझे कोई बोलेगा यार ये प्रेशर करके यार ये चीज़ करो, मैंने कहा नहीं यार, जो मेरा अगर मेरे को अंदर से लगेगा तो पक्का कर दूंगा। अब वो अंदर से लगने वाली बात है। तो वो जो मिसिंग लिंक है वो तो पूरा कंप्लीट कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये स्टेजेस हैं। तो मैं खुद ये बोलता हूँ कि यार पहले देखो कि करना क्या है। मैं तो चाहता हूँ तू एक वीडियो एक प्रॉपर्ली बनाए कि भाई एक स्टूडेंट की लाइफ में कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ खत्म करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ सर पूरा बुक ही लिख दूँ इस पर, करीब 90 रुपये का बुक शॉर्ट में सेल करूँ और मतलब सोच रहा हूँ कि पूरा लिख ही डालूँ कि मतलब, क्योंकि मुझे प्रॉपरली लगता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसे मैं वीडियो एक बना दिया 10 मिनट का, दूसरा वीडियो बना दिया ऐसे, मतलब बहुत लोगों ने बुक लिखा भी है पहले, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने आइडिया निकाल दिया कुछ लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ना, वो एक जगह समराइज होना चाहिए। नहीं फैक्ट है, ये होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए। इवन मेरे को भी ऐसा लगता है, कोई भी बंदा कभी भी मतलब पढ़ने से पहले ना थोड़ा थॉट दे के पढ़े। मतलब एक चीज़ को लगाए कि यार ये चीज़ पढ़नी, जैसे सिलेबस पे भी होता है यार हम लोग का
कि किस सिलेबस पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ये कौन बताएगा? हाँ. इसके लिए एक अच्छा एजुकेटर बहुत ज़रूरी है, वो बताए। प्लस उसके साथ एक जो लिंक है, जो गाइडिंग फोर्स है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आशीष बन सकता है इन फ्यूचर, वो तो हो सकता है ना, तो होना चाहिए। मतलब तेरे को मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि करते रहना चाहिए और लोग ध्यान से भी देखें कि क्या बता रहा है। बाकी मैं बस यही सोचता हूँ। वो है सर एक्चुअली अब गलत जगह देख रहे थे वो है लेंस। ओके, मैं क्या बोल रहा था कि लोगों को नहीं पता होगा, मैं सर का ही स्टूडेंट था, तो मैंने इनके बहुत सारे क्लासेस किए हैं और तभी से मैं इनका फ़ैन बन गया। और उसके बाद एक दिन जब इनका कॉल आया तो फिर तो मैंने बहुत सारे फल फूल चढ़ाए जाके मंदिर पे। लेकिन बात आता है पॉइंट पे कि जब मैं इनका क्लासेस अटेंड कर रहा था तो सर ने बताया था कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है वो पहले सीखना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि तुम्हें समझ में आ जाए एग्ज़ाम कैसा है। पढ़ना तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्शन ही गलत, तुम्हें भागना था वहाँ, तुम वहाँ भाग गए तो पहुँचोगे क्या तुम, है ना? तो ऐसा तुम अगर कर लिए कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना, तो फिर तुम कोई भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर दो, वो लॉ एग्ज़ाम हो गया, वो GRE हो गया, वो गेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो अप्लाई हो जाएगा। तो पहले रिसर्च करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मत करना कि 6 महीना रिसर्च ही करना है। ये इस पॉइंट पे मैं बहुत कई मैंने स्टूडेंट देखे कि 3 महीने से 6 महीने लगा देते हैं रिसर्च में अपनी, डेवलपमेंट नहीं है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं आई। और रिसर्च के एंड में कंक्लूजन क्या है, वो इतने कंफ्यूज स्टेट में चले गए बिकॉज एक सब्जेक्ट को 4 फैकल्टी से पढ़ लिया, क्योंकि ऑप्शन बहुत थे। तो ऑप्शन होना इज वेरी गुड थिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी चूज भी तो करना है भाई, करेक्ट चूज भी तो करो। मतलब निकलो यार, ये थोड़ी की मतलब मुझे लगता है इनकी जब शादी होगी ना, shaadi.com में जाएंगे और ये ऑप्शन ही स्क्रॉल करते रह जाएंगे, सबसे डेट कर लेंगे, एंड तक पता नहीं चलेगा शादी करनी भी है नहीं, पहले वही नहीं इनको पता है। मतलब दिस इज बिल्कुल सेम है। मतलब आपके पास ऑप्शन यार बहुत बहुत ऑप्शन लाइफ में मिलेंगे, पर ऑप्शन के बाद एग्जीक्यूशन भी तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ फाइनली हम प्रोग्रेस तो स्टार्ट करें। ये बात है। तो फिर भाई तुम्हें सोचना पड़ेगा उसे प्रॉपरली। जैसे मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2016 जून में, तो उस टाइम पे हमारे भैया ही होते थे हमारे यूट्यूबर्स, हम उन्हीं को कॉल करते थे, पूछते भैया आपने कैसे क्रैक किया भाई, बता दो हमें। तो मैं उनसे बात करता था, मतलब घंटों बात करता था कि बताओ ये क्या है। लेकिन जुलाई से आगे मैंने कोई बात नहीं किया ऐसा कि अब मेरा क्लियर हो गया भाई मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, अभी उस पर काम करना होगा ना तुम्हें। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये ड्रग सा होता है, कोई बताएगा तुम्हें कि ऐसे ऐसे क्रैक किया था मैंने, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम भी ऐसा क्रैक कर सकते हैं, हमारा नहीं शायद 1-2 दिन बहुत जोश रहता है। हाँ उसी पे तो बहुत यूट्यूबर्स अपने मिलियन व्यूज़ ला रहे हैं। हाँ ये बात। ओके चलो अगले टॉपिक पे जाते हैं। सर आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है एंड में, जो हम सेव करेंगे, उसे हम छोड़िए बताएंगे नहीं। मेरे तो सारे ही सरप्राइज हैं। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर से आप बात करी और आ गया। अब जो क्वेश्चन है तेरा सरप्राइज ही लगेगा मुझे। ओके बात करते हैं इस पे जिस पे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, जिस पे आपने बहुत कुछ बोला भी। आपने, जब मैं आपका स्टूडेंट था तो आपने मेरा माइंड ही चेंज कर दिया कि सभी आते थे ESPSU यही बोलते रहते थे सब कोई। आपने बोला रिसर्च भी कुछ होता है, और आपने बोला कि एमटेक भी कुछ होता है, कि मतलब उसको भी कुछ वैल्यू दो। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम लोग तो उसे अपना बैकअप ही लेके चलते हैं। तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि एमटेक का क्या वैल्यू है स्पेशली गेट टॉपर्स के लिए? नहीं आई थिंक अब तेरे को लगता भी होगा। हाँ अब तो बहुत ज़्यादा अब तेरे को लगता होगा, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अब लगता है। जो मैं उस समय बोलता था, मैं जेन्युइनली बोलता था, मैं ये बोलता था, ये नहीं मतलब मैं किसी को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, मैं PSU और ES की जॉब को ख़राब कभी नहीं कहता था। मैं कहता था लेकिन एक थॉट नहीं बनाना चाहिए कि चेन ऑफ थॉट बना लिया सब लोगों ने एक जैसा। तो यार तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू बी, मतलब कैसे तुम अलग हो। तुम ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। सपोज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा लाइफ के, और अगर इसके एडवांटेज मैं भी इसके बाद बताता हूँ। जैसे मैंने सोचा मेरी लाइफ में कि मुझे जॉब चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा चाहिए, लेकिन ठीक है जॉब से पहले अगर मैं अपनी एक वर्थ बना लूँ, एक नॉलेज ले लूँ जो मेरे को लग रहा है कि मेरे में लैक कर रहा है। और मुझे पता चलता है कि यार ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ISC बैंगलोर कंपेयर टू आप BPCL या IOCL या NTPC जाओ, उससे मुझे लगा ऐसा कि वो बेटर है। क्योंकि जॉब तो शायद इतनी मेहनत करी है तो जॉब में एक और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये मैंने अपना टाइम लूज कर दिया ना अगर, तो शायद पढ़ने का मन हट जाता है एक टाइम के बाद। वही होता है कि लोग यार बहुत जब पैसा या कुछ ज़्यादा आ जाए तो कमाने लग जाते हैं, जब स्पेशली जब कमाने लग जाते तो उसके बाद ना आप पढ़ने का मन थोड़ा हट जाता है। और जब आप फ्लो में होते हो तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, फिर तो आप MIT जा सकते हो। तो मुझे ISC जाके ये फील हुआ कि जॉब तो लगती है लोगों की, लोग जिंदा तो रहते ही हैं। मतलब उनकी नहीं लगती है, छोटी जॉब लगती है वो भी जिंदा रहते हैं, किसी की बड़ी जॉब लगती है तब भी जिंदा रहते हैं। सक्सेस
डिफाइन करो अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। और अब जैसे अब सब लोग देख ही रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, और अब इस पे कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज भी हैं। इफ़ यू वांट कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेवलप कंट्री बने, तो बहुत अच्छी कंट्री में रहो, यहाँ पर सबको इक्वल एंड फेयर चांस मिल रहा है, टैलेंट को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे फ़ायदा तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्राइवेटाइज करो, बहुत वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये है कि अब आपको समझ में आ गया है कि लेटरल एंट्रीज चालू हो गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटरल एंट्रीज है। इफ़ यू आर वेरी टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ some big company like Tata, TCS, तो you get direct entry, आप सीधा जा सकते हो, मतलब बिग शॉट एकदम से बन सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो। एंड जब आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो, चैलेंजिंग होता है, आप एमटेक करके या एमबीए करके या फिर पीएचडी करके ये सब पॉसिबल है। हम लोग मूवीज़ में नहीं देखते, कई सारी मूवीज़ में पीएचडी फ्रॉम एमआईटी और उसका स्टार्टअप होता है बहुत बड़ा सा, है ना, तो हम फैसिनेट हो जाते हैं और ये बड़ी कूल चीज़ है। लेकिन घर वालों को देख के हमें क्या लगता है कि समझ रहे हैं ना, कि स्पेशली कि नहीं, घर वालों के हिसाब से अगर तुम एमआईटी में चले गए तो उनको लगेगा नहीं यार, अगर तू आईएएस बन जाता तो बेटर रहता। नहीं, ऐसे बहुत सारे मीम्स भी चलते रहते हैं कि मतलब मान लो तुमने मास्टर्स कर लिया, तो इवन मैंने खुद ही फेस किया है कि मतलब पेरेंट्स यही बोलते थे कि तुम रैंक 1 भी ले आए तो तुम्हें पीएसयू ही जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है एमटेक ये क्या कर रहे हो। लेकिन उसका स्पेशली मुझे वैल्यू तब समझ में आया जब मैं ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में रह के निकला, तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार वो लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं एक्चुअली, स्पेशली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे मेरे खुद के जो बॉस थे ना, वो 52 ईयर्स के थे, ही वॉज साइंटिस्ट एफ इसरो में, और पैरेलली एक और बंदा था, ही वॉज साइंटिस्ट एफ एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, और डिफरेंस बस यही था कि मेरा बॉस जो था ही वॉज बीटेक और वो जो था ही वॉज पीएचडी। तो इतना फास्ट तुम, अब ऑब्वियसली दैट पर्सन विल गो टू लाइक डायरेक्टर और चेयरमैन लेवल, ये तो जब तक पहुंचेंगे ये तो रिटायर कर जाएंगे, है ना। तो स्पेशली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एंड वो वैल्यू जो तुमने डिग्री कलेक्ट कर लिया ना, वो तुम 40 साल के एज में नहीं कर सकते वो। और ये शायद लोगों को पता है, तूने शायद बताया होगा अपने पॉडकास्ट में, इसरो में अगर आप बीटेक एंट्री से जाते हो तो पहले प्रमोशन के लिए जो आपका बोर्ड बैठता है वो 4 साल के बाद बैठता है, और शायद उसमें रिजेक्ट हो गए तो फिर 5th ईयर में नहीं बैठता, फिर 6th ईयर में बैठता है, नेक्स्ट ईयर बैठ सकते, नेक्स्ट ईयर भी बैठ जाता है, उसके बाद भी बैठता है। मतलब ये कई लोगों के साथ हुआ भी उधर, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया था। लेकिन जो एमटेक करके जाते हैं और एमटेक एंट्री से एंटर करते हैं, उनका 2 साल तो यार बैलेंस तो हो गया, और एमटेक की डिग्री भी मिल गई, तो क्या बुराई है। बाद में करो 5-6 साल के बाद, या पहले कर लो, और देन मे बी थोड़ा चैलेंजिंग जॉब तुम्हें मिल सकती है। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बात सही है कि भाई पीएसयू में तुम्हें कुछ खास होगा नहीं इससे फ़ायदा, लेकिन फिर तो तुमने अपना करियर ही चेंज कर लिया ना। अगर तुमने गेट के थ्रू पीएसयू नहीं लिया और तुम एमटेक के डायरेक्शन में चले गए, तो मेनली यू आर डेवलपिंग योर करियर इन प्राइवेट सेक्टर। और इसमें मुझे भी लगता है कि कई लोग ना एमटेक सही इंटेंशन से नहीं करते। मतलब उनका दोस्त का कॉल आता है, यार मैं इधर हूँ और ये हूँ, और उसको जेलेसी सी हो जाती है और वो जेलेसी में जल जाता है। मतलब उसको अच्छा करना है अपने एमटेक में, मेरे ख्याल से अपने एमटेक पे ध्यान लगाए, फिर वो उसे फ़ोन करे, यार मेरा एमआईटी हो गया है या फिर स्टैनफोर्ड हो गया है, पीएचडी में जा रहा हूँ यूएस, तो ये उससे वो जलेगा। ये अपना एम बाद में जलाना है भाई उसे, अभी नहीं। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि ये बंदा जो काफ़ी टाइम लेता है कुछ चीज़ को करने में, और बिल्ड कर रहा है, एक्चुअली बिल्ड कर रहा है, बड़ी चीज़ को करने में टाइम लगता है। वो बोलते हैं ना, मतलब लंबे जंप मारने के लिए 2 स्टेप पीछे हाँ, 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है, वो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट है। ओके, तो हाँ, ये सारे चीज़ मतलब सर ने बहुत तसल्ली से एक दिन बताया था, करीब 20 मिनट लेके, तो मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को भी ये बताया जाए। इसके बजाय मतलब अदर देन दैट हम ये डिस्कस करते हैं कि मतलब हाउ आर थिंग्स चेंजिंग एज अ टीचर। मतलब आप पिछले 5 साल 4 साल 6 साल के आसपास से पढ़ा ही रहे हैं कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उससे पहले मैं IIT-JEE के लिए पढ़ा रहा था। ओके, हाँ, मतलब आप शायद वो अलग ही एक्सपीरियंस था कॉलेज के टाइम पे। हाँ, मतलब मैं पढ़ा ही रहा हूँ बहुत सालों से, और मैं बता एक्सीडेंटल टीचर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ से, भगवान की दुआ से कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आ जाता था कि हमारे टीचर आज नहीं आए, और जान पहचान होती थी किसी से जान पहचान है, तो उसने बोला यार वो टीचर नहीं आए हैं, तुम पढ़ा लोगे? मैंने कहा पढ़ा तो मैं कुछ भी सर से मैथ्स हो, इंडस्ट्रियल हो, वो क्या था एक रिसोर्स वाला
रिन्यूएबल एनर्जी हो, कुछ हाँ, भी पढ़वा लो। रिन्यूएबल तो देखो कंटेंट ही मतलब ऐसे डेवलप करना था। रिन्यूएबल जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इंजीनियरिंग सर्विस में तो कोई कंटेंट ही नहीं था, एंड पढ़ा तो था मैंने रिन्यूएबल, पर वो बहुत हाई एडवांस लेवल का था। मैंने कहा अगर ये लेवल पढ़ाया किसी को, में पढ़ा था क्या आपने? हाँ ISC में, तो मैंने कहा अगर ये लेवल मैंने पढ़ाया तो फिर तो कोई नहीं पढ़ेगा आगे। और ऊपर से इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आते, तो यू नीड टू डेवलप ईच एंड एवरी टाइम कि आपको कंटेंट किस तरह से चेंज कर देना है। और एक अच्छी चीज़ को, जो भी अच्छा एजुकेटर है जो मुझे लगता है उसकी एक अच्छी, बहुत अच्छी एक हैबिट रहती है, वो खुद बहुत पढ़ता है। जब बंदा पूरे टाइम पढ़ता रहता है, लर्न करता रहता है, तो वो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में पढ़ रहा है, एजुकेशन बहुत अच्छी दे देगा। जैसे तू भी अगर कोई चीज़ बता रहा है तो मेरे को तो पूरी गारंटी है तू पढ़ता तो होगा ही कि ये चीज़ में और क्या अच्छा हो सकता है, देन ओनली तुम बता सकते हो। कॉन्फिडेंस तभी आता है, नहीं तो तुम हमेशा डरे डरे रहोगे। हाँ, कुछ भी चीज़ पढ़ाना है तो मतलब उसका 10% ही तुम डिस्प्ले करते हो, बाकी सब तो वो आइसबर्ग टाइप का रहता है, वो नीचे रहता है तुम्हारा। मैं पॉइंट पे आता हूँ, मैं बोल रहा था कि आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या चेंजेस दिख रहा है? मतलब आपने देखा ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही मिक्सचर चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल टीचर, है ना, हाउ आर थिंग्स चेंजिंग फॉर प्रोफेशनल टीचर्स इन कोचिंग्स? अब ये बड़े कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं क्योंकि इसके आंसर, आप साइंटिस्ट हो सर, आप बच के बताओ हमें। डिप्लोमेटिक हो गया, जितना भी आप बता सकते हैं। नहीं, मैं एज अ प्रोफेशनल, लाइक लेट अस बी प्रोफेशनल, मतलब टीचर्स गेट पेड फॉर टीचिंग, नाउ हाउ आर थिंग्स चेंजिंग फॉर टीचर्स? या मेरे को ऐसा लगता है, देखो टीचर्स के लिए देखने का नज़रिए का फ़र्क है। मतलब वही जो मेरा एक डायलॉग है ना कि आपका व्यू कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ऑफलाइन के बहुत बेनिफिट थे और बहुत सारी एडवांटेज थी, बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, बट व्हेन आई स्विच टू ऑनलाइन तो उसकी एक बहुत मेजर एडवांटेज जो मुझे लगती है कि अब मैं जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी चीज़ें, आई थिंक मैं बहुत लोग देख सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। और जिसमें अगर जेन्युइन बच्चे मिल गए जो एक्चुअली में निकालना चाहते हैं, वो जितने मोटिवेट हो सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, तो जो पहले एक रीजन में एक बाइंडेड एक लोकल फिनोमेना चल रहा था, अब वो ग्लोबल फिनोमेना बन सकता है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर टीचर, अगर आप टीचर अच्छे हो तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स, दिस इज लाइक सब कुछ है, ज़्यादा एक्सपोजर बेस्ट है। हाँ, एक्सपोजर बेस्ट है। सेम गोज विद द स्टूडेंट्स। बट एट द सेम टाइम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जब हम पढ़ते थे तो मैक्सिमम 1 या 2 थे मैक्सिमम, अभी ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 5 से 6 तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो इससे स्टूडेंट्स को एक चीज़ हुआ है कि मतलब बिकॉज दे आर कम्पीटिंग, पहले मोनोपोली था तो अब वो कम्पीट कर रहे हैं, तो रेट गिराएंगे, हम और गिराएंगे तो फिर वो एक जगह आके स्टेबल हो गए। तो जो तुम अभी शायद 30,000 में पढ़ रहे हो, सेम टीचर से, सेम क्वालिटी ऑफ टीचर से, वो हम पहले 70,000 या फिर उससे ज़्यादा भी देते थे, 80,000 तक भी चला गया था जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। तो अभी तुम्हें वो काफ़ी कम कॉस्ट में मिल रहा है, तो ये एक फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। बट टीचर्स के लिए भी मुझे एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब टीचर इंडिविजुअल बन गए हैं, दे आर लाइक देयर ओन ब्रांड। वो है कि हाँ, मार्केट में ये टीचर बहुत अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाता है, मतलब अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वैल्यू थोड़ा पैरेलल आ रहा है टीचर्स के साथ। नहीं, फैक्ट है, अब नाउ टीचर कैन लाइक ब्रांड बन सकते हो तुम। हाँ, एक चीज़ के ब्रांड बन सकते हो, जो पहले बनते थे पर वही लोकल थे, वो कंट्रोल थे, लोकल था। अब क्या है, ग्लोबल है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग नाउ। तो ये एक टीचर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हो सकती है। बाकी यार देखो, प्लस माइनस तो हर जगह पॉसिबल है, तो इस पे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, पर एज बीइंग लाइक मैं अपना ओपिनियन ही बता रहा हूँ कि मुझे तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सिंस टीचर्स, एक नेगेटिव ये भी हो सकता है कि सिंस टीचर्स अब ओपन हैं तो फिर उनके में भी तो कंपटीशन बढ़ गया ना, कि मतलब अब हाउ गुड आर यू, दूसरे टीचर अगर सेम फील्ड में पढ़ा रहे हैं तो वो भी बात बन जाता है। हाँ, ये भी वही मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, पर कुछ लोग जैसे नहीं फ़र्क पड़ता इतना जैसे सर को फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता, एक्चुअली में नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है यार हम कब तक कंपटीशन करेंगे लाइफ में, कब तक कंपटीशन करेंगे, जिंदगी भर कंपटीशन करते रहेंगे। इसलिए भाई एक चीज़ का एक लेवल है, वो अचीव होने के बाद तो ठीक है, नहीं तो हम PhD कर लेंगे। और क्या, नॉलेज तो हम बढ़ा ही रहे हैं, मतलब पूरे टाइम लर्निंग चल ही रही है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, मतलब। ओके, मुझे आपसे एक चीज़ पूछना था, जैसे आपने ऑलरेडी IISc से MTech किया हुआ है, तो व्हाट इज़ योर प्रोस्पेक्ट एज अ टीचर इन कॉलेजेस? वो भी तो आपका काफ़ी ओपन फील्ड होगा, है ना?
तो आप तो वहाँ भी पढ़ा ही सकते हैं अगर आपको मन हुआ तो। हाँ, मैं सोच तो रहा था उसी के बारे में, बल्कि मैंने बहुत रैंडम प्लान्स भी बनाए थे। एक बार तो मैंने पूरा फिक्स कर लिया था प्लान कि मैं कोपेनहेगन जा रहा हूँ, डेनमार्क। मैंने पता कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कंट्री है। फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उस पर, उसमें लिखा था कि डेनमार्क जाके जो खुशी होती है वो आपको समझ नहीं आएगी, पर आपको खुशी होती रहेगी। तो मैंने कहा ये बहुत सही कंट्री है, डिफरेंट खुशी है। मतलब ये बड़ी सही कंट्री है, यहाँ तो जाके पढ़ना बनता है। तो मैंने अप्लाई भी कर दिया पूरा, और मुझे पता है वहाँ से सब आ भी जाता है, मतलब जल्दी जल्दी आ भी जाएगा, और सब सिचुएशन ठीक होती तो आ ही जाते हैं मोस्टली। तो यार क्या बुराई है, मतलब उसके बाद तो फिर है ही, मतलब व्हेन यू आर, देखो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको तो और बढ़ाना ही चाहिए, और अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मतलब जाऊँगा तो भी। ऑलराइट, मतलब जब हम भी पढ़ते थे तो उस टाइम पे यही बोला जाता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टीचर का करियर है इट इज़ लाइक 10 ईयर्स, अभी और भी ज़्यादा 10 ईयर्स 20 ईयर्स चलेगा, उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सैचुरेट हो सकता है। बट ये मुझे अब सही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं IIT JEE का जब देखता हूँ तो वो पिछले 30 साल से चलता आ रहा है, मस्ती में चल रहा है अभी भी। 30 साल से तो नहीं, शायद 20 साल से चल रहा है। आई थिंक देखो मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। जो टीचर अच्छा टीचर है वो कभी मरेगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मर जाए, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है। मतलब मुझे लगता है चेंजेस आर देयर, उस चेंज को अडॉप्ट कर लो तो मस्त है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज तो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हमने इस 2020-2021 में देख लिया। फैक्ट है, किसी ने सोचा थोड़ी कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ भी है। और वो जो मूवी थी उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। कौन सा मूवी? जिसमें ये पूरा बेस था, पता है, एक वायरस वाली मूवी दिखाई थी ना। ज़ॉम्बी वाला नहीं, ज़ॉम्बी वाला वायरस अलग है। एक वो मूवी थी 2009 की, कंटेजियस मूवी थी आई थिंक। नहीं देखा मैंने। नहीं देखा, देखना चाहिए यार, बहुत अच्छी मूवी है। नहीं मैंने वो देखा था वर्ल्ड वॉर Z, उसमें तो मेरा हालत ख़राब हो गया कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। फिर तो मेरे को और भी ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। रिसेंटली लास्ट पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस किया था, आप जैसे फैकल्टीज़ आते हैं, मतलब आपको है नॉलेज कि अभी मैं कुछ भी उठा के अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछ दूंगा ना, तुम अभी देखोगे क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो लाता हूँ कुछ जो कि आपने एक बार जब मैं आपका क्लास अटेंड कर रहा था तो आपने एक्सप्लेन किया था, वो मुझे फिर से सुनना है। हाउ डू यू एक्सप्लेन एंट्रोपी? अरे यार उसके लिए तो माहौल चाहिए, मतलब वैसे बोर्ड होता तो लाइट है, कैमरा है, आपने उस टाइम पे बिना बोर्ड का ही सिखाया था हमें। नहीं वो फील होता है, मतलब एक बार ना, कई बार तो फील में होते हैं कि यार ठीक है आज पढ़ा ही देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी टॉपिक नहीं था उस दिन शायद, है ना? कुछ भी, अरे रिन्यूएबल रिन्यूएबल चल रहा था। मतलब इसलिए लाइफ में ना, मतलब जैसे एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे हम जब चलते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है ना हायर ग्रेड एनर्जी, लोअर ग्रेड एनर्जी। तो मैंने उसी से एक एग्जांपल बनाया था और सोचा यार लाइफ में लोग भटके जो रहते हैं उनके हिसाब से सोचो कि जब आपके पास कोई एनर्जी, सपोज आपका हैंड है, ठीक है, जैसे मैंने IC इंजन में बताया था एक हैंड वाला एग्जाम्पल। अरे स्पाइडर, लेफ्ट हैंड यूज कर स्पाइडर, हाँ लेफ्ट हैंड, देखो ये देखो। तो सपोज एक फोर्स का वेक्टर इधर लगा हुआ है, ये तुम्हारा हैंड है, ये रेडियस है, तो जब आप इसको रोटेट करो यू आर क्रिएटिंग अ टॉर्क, है ना? अगर ऊपर टैकोमीटर लगा दे तो वो ओमेगा नाप लेगा, और टॉर्क इनटू ओमेगा एक पावर, शाफ्ट पावर वैसे होती है, ये आर्म पावर हो जाएगी, बट सब मैकेनिकल एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। और अगर ये किसी पे हम डिलीवर कर दें, किसी के चेहरे पे डिलीवर कर दें सो अगर साउंड नहीं आया सपोज, तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी है। साउंड आना मतलब आप ये फैक्ट है, अगर चांटे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो थोड़ी ज़्यादा कम एनर्जी गई, क्योंकि साउंड में वेस्ट होगी ना। अगर तभी तो कहते हैं पानी लगा के चांटा मारूंगा, जो आवाज़ अगर खत्म कर दें हम किसी भी, तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। पर वो एनर्जी फाइनली बनती क्या है? वो एनर्जी एक हीट बनती है, और वो हीट लो ग्रेड एनर्जी है, फाइनली तो डिसिपेट हो जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर पूरी एंट्रोपी क्रिएट करके जाती है। तो दैट इज व्हाट रैंडमनेस, कि आप उस एनर्जी को इतना रैंडम कर देते हो, यू कांट कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर ये आ गया तो किसी को पुश करना है तो उसको गाल से टच कर लिया और वो जाके हिल गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो दैट इज व्हाट लो ग्रेड एनर्जी इज ऑल अबाउट। सो क्रिएटिंग हाई ग्रेड एनर्जी टू लो ग्रेड एनर्जी एंड यू क्रिएटिंग एंट्रोपी। तो हम मतलब ये लाइफ के एग्जाम्पल में भी मैं इसको जोड़ सकता हूँ कि एंट्रोपी बेसिकली क्या है? जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद आप नेगेटिव चीज़ों पे घुस रहे हो, तो ये एंट्रोपी जनरेशन है। और अपनी एनर्जी को, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने 1 घंटे का किसी का कोई भी खराब चीज़ देख ली, उसके बाद 2 घंटे तुमने उसके बारे में सोचा, 3 घंटे चले गए, ये तुम्हारे पास सबसे वैल्यूबल चीज़ थी। बीइंग ए स्टूडेंट सबसे वैल्यूबल चीज़ हमारे सामने इस समय क्या है? पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सबसे वैल्यूबल टाइम।
और अगर टाइम एक तरह से मैं एनर्जी बोलूँगा, अगर तुमने उसे वेस्ट कर दिया तो तुमने अपनी हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड में कन्वर्ट किया और सिर्फ क्या क्रिएट किया, एंट्रोपी। तो फिर तुम्हें क्लियर हो गया कि क्या होता है एंट्रोपी। बेसिकली तुम्हारा हाई ग्रेड एनर्जी जितना लो ग्रेड में कन्वर्ट होता है, तुमने उतना एंट्रोपी जनरेट कर दिया। उसे तुम बाकी इक्वेशन ये सब पीके नाक में पढ़ लेना, अभी तुम्हें ये फील आ गया। कल एक क्वेश्चन भी आया था इंजीनियरिंग सर्विस का, कल ही पेपर था। अच्छा। तो उसका सॉल्यूशन है ds इज इक्वल टू dq/t प्लस ds जनरेशन। ये एंट्रोपी जनरेशन का जो फॉर्मूला था, उसमें एंट्रोपी जनरेशन के बारे में क्वेश्चन था कि ये कब फॉर्मूला लगता है, कब ये मोर देन ज़्यादा होता है। तो उसमें एंट्रोपी जनरेशन का ये टॉपिक था कि मतलब यही है कि आप फॉर्मूला भी जैसे पढ़ते हो तो उसको अगर आप लाइफ से रिलेट कर लो तो बड़ा ही मजा आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट। मैंने देखा है कि जो मेरे साथ के भी लोग थे और जैसे तू भी है, एक कुछ चीज़ें तो भूलते नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ लोग अगर देख लें तो उनको समझ में आएगा कि अगर हम भी मेहनत करें तो शायद हम कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा अपने माइंड में डाल सकते हैं जो हम लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। तो दैट इज द बेस्ट मतलब सीखो कुछ तो, मतलब मैंने तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया कि कुछ ऐसा सीख रहे हो अगर कुछ तो ऐसा सीखो कि फुल लाइफ तुम उसे यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि आज सीखा कल उतारा परसों भूल गया ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर आते हैं पॉइंट पे जो आपने डिस्कस किया। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, मैं छोड़ने वाला था उसे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो संडे को ही हुआ था ना, आज तो मंडे ही है, बहुत ही रीसेंट है, पॉडकास्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तो कैसा था इस बार का पेपर? मैंने लास्ट पेपर 2018 का ही, आई थिंक यूपीएससी ना कंपनसेट कर रहा था, मतलब जोक है वैसे, ठीक है, आज पे सीरियसली कई लोग कर सकते हैं, सीरियस हो जाए, मैं उस पर तो मैं कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये है कि जैसे सीट्स कम हुई मैकेनिकल की और सबकी, पता नहीं इन्होंने पेपर बहुत आसान दे दिया। आसान? बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्निकल का तो बहुत आसान था। ओके, ताकि कट ऑफ थोड़ा उठे। कट ऑफ क्योंकि, लेकिन बच्चे भी बहुत कम हो गए तो मुझे लग रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं उठेगा। क्योंकि देखो यूपीएससी का एक गेम है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा है ना, अगर तुमने सेलेक्ट कर लिए अच्छे क्वेश्चन, देखो मैं तो हमेशा ये बोलता था कि पेपर आया और मैंने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो जरूरी नहीं मेरा यूपीएससी निकलेगा और मैं किसी को दिखा के नहीं आ रहा पेपर में मैंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सब सीक्रेट है ना। दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन पेपर में से उठा लो और उन्हीं को अटेम्प्ट करके आ जाओ और तब भी सिलेक्शन होता है। तो बेस्ट तरीका ही है। मैं कल एक सेशन ले रहा था जिसमें मैं BARC का बता रहा था, मैंने सेम चीज़ बताया, भाई सारे क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं भाई, वहाँ पे ईगो पे मत ले लेना, ईगो पे घर पे लेना जहाँ पे तुम्हें सीखना है कैसे सॉल्व करना है। ओके, पॉइंट पे आते हैं। 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 का क्या सीन था इस बार? GS कैसा? GS थोड़ा सा डाइसी सा था, थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा अलग पूछा था जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है। बाकी मैथ एप्टीट्यूड तो बेसिक है, रहता ही है, थोड़ा सा टफ। ये कह सकते हैं GS स्लाइटली टफ कह सकते हैं, स्लाइटली, वो भी मैं कहूँगा कि मीडियम लेवल था, लेकिन टेक्निकल बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब शायद पिछले 4-5 साल में सबसे इजी। 2018 जैसा? 2018 में थोड़ा इजी आया था, उससे भी ज़्यादा इजी था। क्योंकि इस बार देखो 100 में से क्वेश्चन आए, 100 के 9 क्वेश्चन थे, तो 9 में से 8 में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए बहुत ही ईजी हो गया। और एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस था, तो उसमें भी पेन उठाना उसमें भी पेन मत उठा देना। ओके, ठीक है। तो फिर आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ यार वही लग रहा था कि अराउंड 50 to 60% जा सकता है, तो 250 प्लस माइनस। ऑलराइट, ऐसा मतलब ये बहुत ही मतलब कोई भी इसे आंसर नहीं करना चाहिए भाई। मैं नहीं करना चाहता था वैसे, तूने पूछ लिया, यही तो मेरा मन ही नहीं था। और पता है मैं कट ऑफ के बारे में क्या बोलता हूँ, देखो अपना बेस्ट दे के आओ। रिलेटिव कंपटीशन, ऐसे भगवान तो बैठे नहीं उसमें, तो रिलेटिव है यार। अगर तुमने एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा किया है किसी और से तो तुम्हारा हो जाएगा और वो तुम्हारी किस्मत है। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया है होने का, दोबारा तैयारी करो, अपना टाइम आएगा। ऑलराइट, तो फिर दूसरे बात में आते हैं कि GS पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, जिस साल मैंने पहली बार ES दिया था। 2017 में किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लोगों ने बहुत आके क्लास में, देखो बेटा यहाँ से तुम ये पढ़ लेना, यहाँ से वो पढ़ लेना, इतने कॉन्फिडेंस में ना कि हमने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में बैठे तो कहीं और से ही आ गया, है ना। तो उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते हो, टीचर तो भाग गया। तो फिर 17 में किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एक टीचर को बस समझ में आया था 17 में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर थे हैदर सर, उसने जो बताया था एग्जैक्टली वही आ गया था 2017 में। वो तो बहुत किलर है, मतलब मैं तो उनको वैसे भी जानते हैं पर्सनली भी, और उस समय शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा आया था ना उस साल। हाँ, इंजीनियरिंग वही था उसका वेटेज अच्छा खासा, और ऐसा नहीं जो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो उन्होंने पढ़ाया था तो वो आ गया था, है ना।
लेकिन बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सबने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, लोगों ने पढ़ भी लिया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो उसका ऐसे 90 नंबर लाने से तुम्हारा काम बन जाता था उस टाइम पे। 18 में भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, 19 तक भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी पूछ रहा हूँ जीएस अभी तक समझ में आया किसी को कि कहाँ से नहीं, पढ़ना इस बार जैसे करंट अफेयर थोड़ा सा फिर अलग आ गया ना, मतलब जो करंट अफेयर उस तरह का है जो शायद मेरे ज़माने में आता था 2012-13 उस समय का करंट अफेयर जैसे होता था ना, वैसा करंट अफेयर आ गया। कैसा? मतलब लाइक थोड़ा सा पॉलिसी बेसिस पे भी आ गए कुछ चीज़ें, जैसे रैंकिंग बेसिस पे आ गए, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो उसको कह सकते हैं थोड़ा वो भी था कि थोड़ा एसएससी जेई लेवल भी मिक्स था, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और ऑब्वियसली यूपीएससी की तो खास बात यही है कि वो अनएक्सपेक्टेड रहता है हमेशा ही। तो जैसे पिछली बार जो ज़्यादा कुछ थे उनको थोड़ा कम कर दिया। जैसे पिछले साल मुझे अभी भी याद है टेक्निकल पेपर में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे कि पॉसिबल ही नहीं था सॉल्व करना। और इस बार न्यूमेरिकल्स एक तरह से उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया। एसएससी का बना दिया क्या पेपर? हाँ मतलब काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिए। अब शायद ऐसा भी हो सकता है मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे लग रहा होगा। अरे सर आपको आइडिया भी तो है कि मतलब पहले के एग्जाम से नहीं कैसे? कोई बुरा मान रहा हो कि बुरा नहीं मानना है भाई, ये पॉडकास्ट में इसका मैं बुरा ना मानना स्पेशल बना दूंगा पर ही टाइटल में ही लिख दूंगा, ऐसा नहीं है भाई, बहुत ही ओपन है। हाँ सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मतलब यही था कि रिलेटिवली मुझे लगा कि बहुत इजी है, लेकिन हम ये भी तो है सीट्स कम है तो कट ऑफ मे इंक्रीज बिकॉज ऑफ ओनली सीट्स। पर वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि मैं आपको बताऊँ यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तुम अटेम्प्ट कर पाते हो, फैक्ट यही है। हाँ। तुम बहुत स्पीड से भी करोगे तब भी एक लिमिटेड क्वेश्चन के ऊपर जा नहीं सकते, तुम बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, क्योंकि बबल भी भरना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, फैक्ट है ये। हाँ, बबल ही भरते भरते कुछ लोग तो अपने 4-5 नंबर ऐसे ही उड़ा देते हैं। फिर ब्लेड मांगते हैं। ब्लेड है, पेपर ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वैसे तो लोगों का काट दिया तुमने पेपर ही। चलो ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि मतलब इस टाइप का है। लेकिन लोगों को अभी समझ में आया कि मतलब कोई बंदा अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है तो जीएस कहाँ से पढ़े लोग? यार मेरे ख्याल से ना टीचर्स ही है कि मतलब जो अच्छा जिससे पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लो। पढ़ते तो रहो वही वाला, ऊपर से वही मैं अगेन दोबारा रिलेटिव कंपटीशन वाली बात है ना। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। जैसे इस साल मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक क्वेश्चन था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, उसमें लगा है कि एक जगह पे ये कुकर लगा है तो कितना केजी बनाते, कितना केजी स्टीम चाहिए उसमें, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। इट्स अ फैक्ट क्वेश्चन जो एक किसी पेपर में पब्लिश है, तो वो कोई नहीं कर सकता यार। ऑप्शन भी 600 kg 1200 kg कैसे कोई बता देगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें। हाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एक बात है, एक जगह पे एक चीज लगी है, उसमें क्या है। तो ये रिन्यूएबल टेक्निकल में क्वेश्चन था। ऐसा लगता है जीएस का क्वेश्चन है ये, वहां भी पूछ सकते थे शायद किसी को पता हो। तो यू कांट आंसर दोज क्वेश्चन ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। और मुझे लगता है कभी ट्राई करो कि वो ये, मुझे लगता है ये नॉइजेस होती हैं यूपीएससी की तरफ से, इनको अवॉइड करना ही बेटर है। मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू द सेट पैटर्न, जो एक पैटर्न है कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आते ही आते हैं, और उनमें चलोगे तो तुम मेजरली सब लगा लोगे, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत बन सकते हैं, 300 बना सकते हैं मतलब इसमें। यूपीएससी मतलब इस मामले में तो बहुत दिमाग वाला खेल है कि मतलब यही नहीं, सिर्फ मेंस में भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है कि तुम कौन से पे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हो, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या रैंक आएगा, क्या होगा। ऑप्शंस देते हैं यार वो लाइफ में, ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, पर जो सही ऑप्शन चूज करता है उसकी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। जैसे मैं शायद क्लास में भी बताता था, और मैं अभी भी इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, काफ़ी लोग ये देख भी लेते हैं तो उनको पता चल जाए। रैंक निकल गई सपोज, जैसे मेरे ऐसी रैंक बहुत लोगों की निकली, उसके बाद हम सबने ऑप्शन चूज करे लाइफ को लेके ना, कि मैं आईसी चला गया, मेरा दोस्त बीपीसीएल चला गया, एक दोस्त एनटीपीसी चला गया। वो जो डिसीजन था ना, वो सबकी लाइफ चेंज कर गया। हमारी रैंक नहीं चेंज कर रही है लाइफ, रैंक ने तो प्लेटफॉर्म दे दिया, इसके बाद तुम्हें चूज करना है अब तुम क्या करोगे, व्हाट इज योर नेक्स्ट, मतलब तुम बनना क्या चाहते हो। तो सब चेंज हो जाता है, सही में सब चेंज हो जाता है। अब जैसे मेरे साथ जो आईएससी में थे, मैं शायद उस बैच का इकलौता बंदा था जिसने यूपीएससी निकाला। आपका हो गया था और 2 साल के बाद ज्वाइनिंग था, तो हमारे टाइम पे क्या वो इतना पुराना जमाना भी नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद ज्वाइन, तब तक एमटेक भी हो गई। और मेरे साथ जो मेरा बैच था आईएससी का, उसमें किसी ने भी यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा था। मैं ये बता दूं, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि फॉर्म नहीं भरा था उन लोगों ने, ठीक है। उनको लगे कि इनको सिलेक्शन नहीं है, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, जैसे मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड थे क्षितेज, उनका सबका ये मन था कि यार मुझे ना रिसर्च में ही जाना है और मुझे प्रोफेसर बनना है। तो
सबका एकदम फिक्स टाइप था कि हम बाहर जा रहे हैं, सबने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। अब उन्होंने एक लाइफ का एक और डिसीजन ले लिया ना, मेरे पास भी ऑप्शन था वो, मैं भी ट्राई कर रहा था, पर मेरे को क्योंकि घर वाले बोला नहीं यूपीएससी तो बहुत कम लोग करता है, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। इस चक्कर में दिल्ली आना पड़ा बैंगलोर छोड़ के। मेरे वो भी लाइफ का डिसीजन है ना, और यही चीज़ होता है, मतलब फैक्ट यही है। और वो आज क्या कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो क्या करेंगे तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग, अगर जैसे मेरे एक सीनियर है वो टेस्ला में है, टेस्ला का लीड है वो, उसके बाद टेस्ला है। अरे सर आपने कहानियाँ भी तो खतरनाक खतरनाक बताए थे, मतलब जैसे एक था जो आपका कोई दोस्त था किर्लोस्कर में ना किस में चला गया, उसे 17 करोड़ का कुछ मिला था। जब तुम एक पेटेंट बनाते हो, सपोज तुम रिसर्च करते हो, वो रिसर्च इतनी क्रिटिकल हो जाती है कंपनी के लिए कि उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब कंपलसरी है। शायद डक डिज़ाइन हो गया, यही सब कंपलसरी चीज़ है, चाहिए और बहुत ही सही डिज़ाइन है, तो वो तुमसे खरीदती है। तो व्हेन यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहाँ बन सकता है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च ना, तभी बन सकता है। तो इसलिए यही मैं कह रहा था कि एमटेक की बहुत वैल्यू है। एमटेक पीएचडीज अगर आप सही जगह से कर रहे हो और आप जेन्युइनली कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है, इसके बारे में अभी बताता हूँ, विदित जैन, मैंने कई लोगों को बताया भी होगा ना। अब उसका स्टार्टअप है, अभी उसको रिसेंटली कुछ 32 मिलियन की एक और फंडिंग मिली है। आप सोचो, उसने भी एक ऑप्शन चूज किया ना, वो अगर गलती से एनटीपीसी चला जाता तो आज इतनी बड़ी कंपनी होती क्या उसकी, नहीं होती ना। या कोई भी ऐसी जॉब्स जो हम लोग सब ट्रेंड बना रहे थे कि ये ट्रेंड है, तो यू नीड टू ब्रेक दैट ट्रेंड सम टाइम्स। मैं ये नहीं कहूँगी सब अब ये ब्रेक ही करने लग जाए फिर एमटेक में जगह ही नहीं मिल रही, ये नहीं, पर जो लोग को तुम्हें जो करना वो करो ना यार, तुम सबको क्यों देखते रहते हो, जैसे तू ट्रेंड ब्रेक कर रहा है। फैक्ट है। ठीक है, बात आते हैं वापस कि आपसे एक आइडिया, एक फ़िलॉसफी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे अभी डिसीजन पे बात चल रहा था, है ना, तो डिसीजन को लेके मेरा एक फ़िलॉसफी है कि बहुत लोग डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते ना क्योंकि उन्हें लगता है ये डिसीजन सही है, कि ये डिसीजन सही है, कि ये डिसीजन सही है, तो पापा का डिसीजन सही है तो वहाँ चलते हैं, है ना। लेकिन मामा का मामा का डिसीजन सही है तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा आइडिया है ना कि कोई भी डिसीजन एक्चुअली गलत नहीं होता। तुम किसी को भी पकड़ो जो तुम्हें सही लगता है और उसका एग्जीक्यूशन सही या गलत होता है। कि मान लो अगर मैंने एमटेक कर लिया और मैं बार बार देख रहा हूँ एनटीपीसी वाला इतना कमा रहा और मैंने अपने एमटेक पे ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर मेरा डिसीजन गलत हो गया, गलत हो जाएगा। हाँ, फैक्ट। तो फिर ये आप अप्रूव करते हैं ना सर? अरे मैं इसे अप्रूव नहीं करता हूँ, ये मेरे को हमेशा लगता है कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं ना, अब ये आती है ईगो की बात। अगर तुमने ले लिया है तो उसे सही करके दिखाओ, इतना अच्छा एग्जीक्यूट करो, इतनी मेहनत करो कि वो सही हो जाए। अगर तुम हो एनटीपीसी में तो फिर ये टारगेट करो कि वहां पर रिटायरमेंट के टाइम तक मैं टॉप पोजीशन, मतलब उससे ऊपर पोजीशन ना हो, मैं चेयरमैन बन के रिटायर, मतलब इतना काम करो। मुझे हमेशा यही लगता है, मतलब अब जाओ तो फिर पीक पे जाओ किसी भी चीज़ में। और ये पता है, ये मामा वाली स्टोरी मुझे याद आ गई, छोटी सी बात बता दूं? बिल्कुल, मामा के लिए लोग मरते रहते हैं, आप आजकल मामा को लाते ही नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कम, क्योंकि आपका पेटेंट है उस पर, आप यूज़ कीजिए उसको। थोड़ा कम कर दिया, लेकिन करूँगा। लेकिन ये फैक्ट है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे एक मामा ने, जब मेरा रैंक आया था, सॉरी मामा जी, ठीक है पहले ही बोल दो नहीं सॉरी तो बोलना पड़ेगा, नाम नहीं ले रहा मामा का, ठीक है, डिस्क्लेमर है। जैसे मेरे बहुत प्यारे मामा बहुत अच्छे सारे लेकिन मेरे एक मामा ने बोला था ये आईआईटी बैंगलोर क्यों जा रहा है, ये कौन सा कॉलेज है, अबे आईआईटी दिल्ली है ना, बढ़िया है। अगर मैं वो बात सुन लेता तो मैं कभी आईआईटी बैंगलोर नहीं जाता, और मैं कहाँ पढ़ रहा होता, आईआईटी दिल्ली से एमटेक करता। तो मैं ये, अच्छा ये कई लोगों को बुरा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, देखो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर सकता था मैं, बट आईआईटी बैंगलोर से मैंने एमटेक करा। मुझे भी कम नॉलेज थी उसके बारे में, इतना नहीं, लेकिन अगर मैंने डिसीजन किसी और के डिसीजन पे मैं डिसीजन ले लेता तो हमेशा मुझे ज़्यादा रिग्रेट फील होता। तो दैट इज़ अ फैक्ट, मतलब आपको अपने डिसीजन खुद बनाने, खुद रिसर्च करो और डेवलप करो, थोड़ा डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर के साथ डी भी ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास, आप ये बताइए आपके पास टाइम है कि नहीं? मेरे पास बहुत टाइम है। ओके, तो नहीं, वैसे इतना टाइम नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू मैं अपने बच्चों को भी कुछ बता देता, जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप जूम कॉल नहीं ले रहे, ये सब नहीं कर रहे, तो मैंने उनको बोला था कुछ अच्छा आने वाला है तो देख लेना। तो ये वो अच्छा है, उनके लिए गिफ्ट हो गया। ये अच्छा है आपके लिए मोमेंटम पॉडकास्ट, क्या बात है। ऑब्वियसली बिकॉज मैं परमानेंट मेंबर बिल्कुल अभी बनाऊँ। क्वेश्चन पूछूं कि डायरेक्ट एंड पे जाऊँ? रैपिड फायर कर ले। ठीक है, रैपिड फायर। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास 10 क्वेश्चन रेडी है, एक ही क्वेश्चन है, उसको आप अपने रैपिड फायर ही वे में आंसर कर दीजिए।
एज अ टीचर लोगों को बहुत लगता है यार, लोग जो टीचर हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अभी मैं जैसे आपको पिछले 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आप कब आ सकते हो, आप कब आ सकते हो, कल आप कितने बजे तक रात को आप डिस्कस कर रहे थे ये ईएस के आंसर से? मैं बता रहा हूँ, जिस दिन जैसे मैं आया बैंगलोर, तो उस रात को थोड़ी बहुत काम था, तो वो काम करते करते हमें मेरे को पर्सनली 5 बज गए सुबह के और 9 बजे उठाऊँ तो 4 घंटे ही सोया था। फिर वो सेशन में गया, सेशन में अगर तू मेरी वीडियो देख लेगा मेरी हालत ख़राब थी, और वो वीडियो करते करते 1 बज गया। फिर उसकी आंसर की बनाई रात को, हाँ रात को 1 बज गया, उसकी आंसर की बनाई, वो करते करते फिर 6 बज गए। तो मतलब स्ट्रेट एक तरह से 2 दिन सोए नहीं, और ट्रैवल का अलग वो लैग चल रहा है। उसके बाद आज फिर उठा, फिर मीटिंग थी बिकॉज हमें एक नई प्लानिंग कर रही है, उस पर चीज़ें करी हमने, और फिर वो आंसर की को अच्छे से करके फिर पब्लिश करना और ये सब चीज़ें, और फाइनली वो सॉल्यूशन क्रिएट करना, वो करके मैं सोया नहीं हूँ और मैं यहाँ आ गया तेरे पास। तू देख रहा है तो टीचर की लाइफ इतनी इजी भी नहीं होती जो बाहर से दिखती है। इतनी इजी नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और हमेशा से ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग आराम से, पहले भी लोग खड़े रहते थे 8 घंटा 12 घंटा खड़े रहते थे, कंटिन्यूस काम करते थे। और ठीक है यार, हमें पता है वो कि ठीक है थोड़ा वेल्दी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा मैं देख रहा हूँ ना भाई कि लेट अस कंपेयर, मेरा एक दोस्त जो अभी इसरो में काम कर रहा है, लेट अस BRC में काम कर रहा है, कंपेयर टू आपने जितना काम पिछले 3 दिन में कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो मैनी फोल्ड, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ईजी है। और ऊपर से अब आ जाए अगर पढ़ाने में, तो आपको इतने सारे स्टूडेंट्स को देखना है, क्लासेस लेने हैं टाइम पे, तो उसका भी अलग ही चलता है, टेस्ट सीरीज बनाने हैं, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है उसमें, घर का मैनेजमेंट भी है और कंपनी मैनेजमेंट भी है, और फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ लोग नहीं समझते, पर मैं चलो आज मौका भी मिला तो मैं अपने दर्द गा सकता हूँ। गाइए। मतलब कई कभी ऐसा होता है जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो लोगों को लगता है मैंने 3 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया है, नहीं, उसके पीछे मैंने 15 घंटे पढ़ा है, तो 15 + 3 18 घंटे में एक चीज़ में इन्वॉल्व था, उसके बाद जाके वो इतना अच्छा लेक्चर बन पाता है। मतलब ये इजी नहीं होता। तो सोच में मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब समझ में, नींद कितनी छोटी हो गई है, सब छोटा हो गया है, तब जाके वो चीज़ डेवलप होती है। सो ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप जितनी एफर्ट डालोगे, मतलब अगर मैं एफर्ट डालना बंद कर दूंगा ना, तो शायद मुझे लगता है कि मेरी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। तो यही है कि आप इतनी मेहनत अगर आप, और ये मुझे लगता है ये पता है कहाँ से होता है, यही एक जो प्रिपरेशन का टाइम है ना, यही हमें सिखा देता है। उसके बाद आदमी उसका बेनिफिट्स फाइंड आउट कर लेता है। yes, मतलब ये तो तू भी रियलाइज कर रहा है। मतलब एक्चुअली में अगर इंसान को ये ट्रेनिंग होगी ना, अगर उसने एक साल ढंग से ट्रेनिंग कर ली तैयारी की, मुझे लगता है लाइफ में एग्जाम निकलने के लिए लाइफ में, लेकिन वो बहुत बड़ा कुछ कर देगा। तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस कितना भी हार्ड हो जाए, उसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। जॉब नहीं मैंने छोड़ दिया, लेकिन तैयारी ज़रूर करो, बिकॉज वो आपको एक मेहनत की ना आदत लगा देगा, फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब रिजल्ट दिखने लगता है, फिर तुम्हें एडिक्शन भी हो जाता है कि यार उसी जगह पे क्यों रहोगे, अगर तुम्हें और मेहनत करोगे तो और आगे जा सकते हो। हाँ, और ऐसा नहीं है भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि इनको अब कभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है एक्चुअली, इसीलिए ये करते जा रहे हैं, और मतलब इन्हें कभी मोक्ष नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। ऐसा नहीं होता भाई, लोग बहुत खुश हैं, जो लोग जॉब छोड़ के भी बैठे हुए हैं उसके बाद भी कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने प्रोग्रेस की वजह से खुश हैं और डेवलपमेंट की वजह से खुश हैं कि वो और सीखते जा रहे हैं कुछ भी। और ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं वो खुश नहीं है, वो भी खुश हैं भाई, उनकी खुशी दूसरी जगह से आती है, इनकी खुशी दूसरी जगह से, लेकिन डिपेंड करता है, वही तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है। हाँ, कभी खुशी ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब खुश कैसे रह सकते हो, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा हर हालत में। और लोगों का सुन के नहीं खोज पाओगे तुम। हाँ, मतलब यार तू बता, मैं किसी और का ड्रीम कैसे फॉलो कर सकता हूँ? मतलब अगर मेरा कोई ड्रीम तो बनाऊँ, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि कई बच्चे बस जस्ट इसलिए आते हैं क्योंकि बड़े भैया ने बोला है कि बड़े भैया से बात हो गई, ठीक है, अब तू सोच कि अब तुझे क्या करना है, देन चेंज आता है। अब तेरा कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आने वाला मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो बस ख़त्म ही करने वाला था, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो नहीं टाइम है, कर ले। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाला था। नहीं हो ही गया सारे पॉइंट्स ख़त्म। आपके साइड से कोई पॉइंट है अगर लास्ट, तो आप बता सकते हैं। ऐसे भी हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला। ब्यूटी है ये, टाइम मशीन है, यहाँ पे टाइम जल्दी पार होता है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। क्या बताइए, आपका कुछ फिलॉसफी या आइडिया, साइंटिफिक रिसर्च है क्या? कुछ पूछ ले एकदम बढ़िया सा। टाइम ट्रैवलिंग के बारे में आपने कुछ स्टडी की? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है मोमेंटम पॉडकास्ट में, अपर लिमिट नहीं डिफाइंड है यहाँ पे। हाँ, ये हो गया। और
अब बच्चों की चीज़ पे कुछ अगर पूछना है तो बता कुछ ऐसी चीज़ क्या मैक्सिमम चीज़ डिस्कस हो ही गया है। सब अभी हो गया है। बच्चों का बस यही काम है कि उन्हें पढ़ाई करना है, वो छोड़ के सब कुछ करते हैं लोग। हाँ बाकी सारे ऐप्स हैं ही, दिन ब दिन नए टिकटॉक्स आते जा रहे हैं, वो लोग डाउनलोड करते जा रहे हैं और लोगों का लिपसिंग देखते जा रहे हैं, बस यही चल रहा है आजकल। एक दिन ना मैं ऐसे ही यहाँ छत पे घूम रहा था। देखो टिकटॉकर्स मिल गए। हाँ, अरे आपको भी 5 बजे आई है, ठीक है, आपको यहाँ एक टिकटॉकर, यहाँ एक टिकटॉकर, छत में वो रिंग लाइट लगा के वो बस डांस करते ये रहते हैं। जनरेशन जी है ना शायद, है ना? बहुत ही मेस्ड अप जनरेशन है सर। तो उसी जगह यहाँ टिकटॉकर वहाँ टिकटॉकर को देख के मतलब ये कल गेट के एस्पिरेंट हो सकते थे हाँ लेकिन अब नहीं हो पाएंगे। लॉस है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, टिकटॉक मार्केट शेयर खींच रहा है। ओके, लेकिन जब मैं ऐसा माहौल देख रहा था तो एक बंदा ना वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था बुक लेके। मैं बोला अरे भाई ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं अभी, मतलब 2017 का बात है ना, जब मैं दिल्ली में था साकेत पीजी में, तो मैं ऐसे बालकनी से निकलता था ना, सारे लोग पढ़ाई कर रहे होते थे ऐसे शर्ट पहन के, बॉक्सेस पहन के ऐसे पढ़ाई कर रहे होते थे। आजकल वो कम होते जा रहा है, नहीं लेकिन वो कम होता जा रहा है। लेकिन ये लोग क्वेश्चन बन सकता है वैसे साकेत, ये वाला क्या बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। हाँ, पीजी का सिचुएशन, हाँ मतलब यही कंपटीशन सिचुएशन। आपको क्या लगता है कैसा चेंज हुआ है? आप तो देख ही रहे हो, ध्यान मैं तो ज़्यादा नहीं देखता, मैंने लास्ट एग्जाम मैंने 18 में दिया। कंपटीशन का सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है वैसे, ओवरऑल सेम रहता है। सीरियस एस्पिरेंट तो उतने ही रहते हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम। आपको क्या लगता है लेट अस से मैकेनिकल में कितने सीरियस एस्पिरेंट रहते हैं? 2000, 5000, 10,000? हाँ 10,000 मान लें कि वो सीरियस तो रहते हैं। उसके बाद होता है कि एफर्ट, तो एफर्ट जो बहुत ज़्यादा मारते हैं वो 5,000 होते हैं एंड तक जो पहुंचते हैं। हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ये, एक तो किस्मत का भी फ्लिक होता ही है, और दूसरा होता है मेंटल स्टेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मुझे लगता है कि जो हम घर पे रहते हैं ना, मेरे को खुद ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमारा मेंटल जो हेल्थ है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब यू नीड टू गिव योर सेल्फ ब्रेक, यू कांट गो इन अ स्ट्रेच। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मंडे टू मंडे लगातार पढ़े जा रहे हो, लगातार मतलब लेक्चर्स ले रहे हो। कभी कभी एक आध दिन का ब्रेक होना चाहिए, और उस ब्रेक में आप रिवाइज कर लो, आप कुछ एंजॉय कर लो, मतलब कुछ रैंडम एक्टिविटीज लियो, नॉट अ शेड्यूल पैटर्न, बिकॉज शेड्यूल टूट जाना चाहिए यार। तू रोज वर्कआउट नहीं करता ना, तो वर्कआउट छोड़ देता है कभी कभी। सेम गोज फॉर द लाइक मेंटल हेल्थ, कि रोज तुझे वर्कआउट नहीं दे सकता कि आज तुझे ये प्रोटीन खाने, आज तेरे को जिम करना है, आज तेरी एक्सरसाइज में ये सोम भरा हुआ है, ये नहीं कर सकते। कभी कभी उसे बेचारे को भी ब्रेक देना पड़ेगा। ओके, आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो सारे कहानियाँ वहीं से 2016 2017 जब मेरा स्ट्रगल चल रहा था। हाँ, गोल्डन एरा ठीक है, ऑफ टॉक। तो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया कि बेटा 16 घंटा पढ़ना, हर रोज़ 16 घंटा, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो 400 स्टूडेंट और सुन रहे हैं, तो मैं 18 घंटा पढ़ूंगा नहीं तो कंपटीशन कैसे बीट होगा। तो मैंने सोचा कि मैं 18 घंटा पढ़ूंगा और बस 4 घंटे सोऊंगा, नहाना और खाना भी तो है। वैसे खाते खाते भी मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने ये पढ़ना चालू किया। 1 महीना बस 4 घंटा सोया, 12 बजे सोता था, 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि एक यूट्यूबर भी था, उसने भी बोल दिया था कि देखो बेटा 4 घंटा पढ़ोगे तो देखो, मतलब 4 घंटा सोओगे, 6 घंटा सोने की जगह तो तुमने 2 घंटा डेली बचा लिया, तुमने 1 महीना में 60 घंटे बचा लिया, और फिर तुमने अगर देखा तो तुमने करीब 10 दिन का ऐसा कुछ टाइम बचा लिया, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम मिला तो तुम ज़्यादा परफॉर्म, ऐसे मैथमेटिक्स लगाते हैं बहुत लोग। खतरनाक कैलकुलेशन है, खतरनाक कैलकुलेशन पूरा लगा दिया मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिर मैंने बोला बहुत लॉजिकल है, मैं ये फॉलो करता हूँ। तो 1 महीना में मेरा पूरा बत्ती डाउन हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, नींद में हूँ मैं, जाग रहा हूँ, क्या चल रहा है कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे लगा, तो क्या होता था ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपटीशन कहाँ स्टार्ट होता था पता है? सुबह 7:30 बजे, जहाँ लोग भीड़ लगा के गेट के बाहर खड़े रहते थे और तुम धक्के मार के अंदर घुसते थे कि तुम्हें अच्छा सीट चाहिए, तो वहीं पर तुम्हें समझ में आ जाता था कि इतना कॉम्पिटिशन है। अब तो ऑनलाइन में कुछ होता होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो शायद पता भी नहीं चलता होगा। तो ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि सर आप प्रकट हुए आपने क्या बोला, 4 घंटा पढ़ना है इफेक्टिवली पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अच्छा से पढ़ना है, ये सब फालतू काम मत करना कि 1 घंटा मैंने सॉम पढ़ा, 1 घंटा मैंने टॉम पढ़ा, 1 घंटा मैंने HT पढ़ा। पढ़ना है तो 3 घंटे ढंग से सॉम पढ़ो, उसे ख़त्म किए बिना बीच में छोड़ मत दो कि मुझे ये भी पढ़ना है वो भी बैलेंस करना है। तो सर पलट ही गया सब कुछ। उसके बाद मैंने बार को रिश्तो निकाल दिया बस। देखो ये इनसाइट स्टोरी है जो मुझे अब पता चल रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे।
मैं तेरे को कैसा लगा था जब पहली बार क्लास में देखा? सर आप बहुत ही मतलब मैं ना आपकी क्लास में गलती से बैठ गया था, तो मेरे को ईएस से कोई मतलब नहीं था। मैं बैठा हुआ था बस गेट बार किसरो के लिए, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बस गेट ईएस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ अच्छे स्टूडेंट्स आते थे, तो मैं अच्छा माहौल में रहना चाहता था, तो ये सब था। तो मैं देखा कि ये क्या चल रहा है, रिन्यूएबल चल, हर समय जब भी कुछ ऐसा होता था ना कि अब भाई स्टार्ट होगा जीएस का पार्ट, मैं अपना सर फोल्डर मैं नहीं करूँगा, ये मैं जा रहा हूँ इस टाइप का। तो फिर आपका गलती से आ गया और आपने बात करना स्टार्ट किया आईएससी से। मैंने कहा अरे ये आईएससी से है, तो ये तो रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड से। तो फिर मैंने सुनना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपके कितने सारे वर्डिंग्स रिकॉर्डिंग, मतलब लेक्चर्स की जब आप बताते थे ना ऐसे प्रिपेयर करना, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था। और वो मैं एक बार नहीं बहुत बार सुना, और ऐसा नहीं कि जब प्रिपरेशन कर रहा था तभी सुना, मैंने बार्क में जब था तभी भी, जब मैं इसरो का तैयारी कर तभी भी मैं सुनता था कि ऐसे प्रिपरेशन करना है, ऐसे प्रिपरेशन करना है। तो फिर मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं खुद ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, अच्छी बात है कि अभी आप इधर है, तो इसीलिए मैं सेम नॉलेज बाकियों को भी दिलवाना चाहता हूँ। तो ऐसे लगे थे आप हमसे, हमें मतलब, लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं हम वहाँ से बात को। तो आप उस फिलॉसफी में आइए कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है क्वांटिटी से। हाँ नहीं, ऑलवेज मेरी एक फिलॉसफी रहती थी, बच्चे ना क्लॉक रख के बहुत पढ़ते थे, जो तेरे को शायद याद होगा। तो मैंने कहा यार एक टॉपिक उठाया, सपोज सॉम पढ़ रहा हूँ मैं, एक टॉपिक पढ़ रहा था डिफ्लेक्शन, तो मेरा एक टारगेट होना चाहिए टॉपिक, मेरा टारगेट टाइम नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे हो गए टॉपिक बीच में बंद, तो ये तो बंद होगा, नेक्स्ट स्टार्ट होना है। तो ये मुझे बहुत बेकार लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि यार इंसान को सबसे पहले तो टाइम का ना कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि टाइम इज, जिस पॉइंट से तुम शुरू हो गए वहाँ पर टाइम t=0 होता है फिजिक्स में। तो ये चीज़ समझ जाएगा इंसान ना, वो तो वो ओरिजिन है टाइम का। तो टाइम इज लाइक कंटिन्यूसली चल रहा है, तू जब पढ़ना स्टार्ट करेगा वो t=0 है, और तू जब तक पढ़ेगा वहाँ तक है टाइम। मतलब ये नहीं कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं खत्म करूंगा। सो दैट विल प्रोवाइड, मेरे को लगता है कि ज़्यादा। और एक और चीज़, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सेम गोज विद द तैयारी। तैयारी में टॉपिक इतने बांट दो, ये मत लिखो कि सॉम रिवाइज करने वाला हूँ, वेरी बैड मेरे ख्याल से। मैं एक टॉपिक रिवाइज करने वाला हूँ, और जितना छोटे टारगेट, मैं उल्टा चलता, थोड़ा छोटा टारगेट देता, वो हो जाए, उसमें टिक लगाया, टिक लगाती बड़ी खुशी, नेक्स्ट टॉपिक। और उस दिन एक ही टिक लगाने का टॉपिक था, 2 टिक लगा दिए, तो और मज़ा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कंपेयर टू अपने आप को पूरा सॉम दे दिया, एक दिन में सॉम रिवाइज करना है, वो हुआ नहीं, डिप्रेशन। मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी नहीं होता भी है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब भले लोग एक्सेप्ट ना करें कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ ये वो, लेकिन वो आदमी का मोरल डाउन कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा एफिशिएंसी डाउन हो जाता है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि मतलब अगर तुमने बहुत ज़्यादा लोड कर दिया, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं तो भाई अगस्त में ही सिलेबस ख़त्म कर दूंगा पूरा सिलेबस में, कोचिंग बाद में ख़त्म करेगा, मैं पहले ही ख़त्म कर दूंगा, ऐसा चलता था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे दिमाग में घुस गया था कि मुझे कंपटीशन से ज़्यादा कुछ करना है। लेकिन उसके वजह से जो पढ़ा वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर तुम अल्टीमेटली आगे नहीं पीछे हो गए, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा उन्होंने अच्छे से पढ़ा। अच्छा, थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा दिक्कत करती होगी ना इस चीज़ को, अगर ज़्यादा पढ़ लो तो? उसमें मैं बहुत तेज़ था, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैं डाइट पे बहुत ध्यान देता था कि खाना क्या है, तो इसीलिए शायद मैं अपने बॉडी पे इतना लोड दे पाया कि क्या, मैं पूड़ी सब्जी नहीं खाता था, मैं इसमें जो मिल जाता है तेल वेल लगा के। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करता था पता है, रफ़ पेपर होता था, एकदम सबसे सस्ता वाला रफ़ पेपर होता था ना, पूड़ी के ऊपर पूड़ी के नीचे ऐसे सारा तेल एब्जॉर्ब, है ना, और उसके बाद मैं खाता था, तेल वेल नहीं खाता था मैं, कुछ भी हो जाए। इसके बाद में मुझे ये मिला, ब्राउन ब्रेड मिला, ओट्स मिला, स्प्राउट्स मिला, तो मैं यही खाता था। और वर्कआउट ज़रूरी था, कम से कम आधा घंटा तो करता ही था डेली। नहीं ये बहुत सही चीज़ है। मेरे को लगता है कोई भी एक चीज़ करो, वर्कआउट हो सकता है, तेरे लिए वर्कआउट है। ऐसे ही मेरा एक जो सीनियर था ऐसे में, अमित, इसकी रैंक बनाई थी, उसकी बॉडी तो देखी है सबने, उसका शौक है ना, अमित गुलिया या, तो हर किसी का कोई शौक होता है बॉडी, मतलब ऐसा वैसा बॉडी का बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर इंडिया। हाँ, फिर तो वो करते थे वो भी एवरीथिंग, मतलब एक तो अपना कोई अलग चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को शौक होता है ऐसे बात करने का ना, तो वो लोग फ़ोन पे बात करते हैं और उनका एक दिन भी निकल जाता है, तो वो मुझे लगता है गड़बड़ है।
हाँ, इतना ज़्यादा भी शौक नहीं इतना नहीं करना चाहिए शौक। हर चीज़। और ये पता है TVF जो एस्पिरेंट आई थी एक सीरीज में, देखी वेब हाँ, सीरीज? देखा था। तो मुझे लगता है उसमें एक डायलॉग था, वो बहुत सही चीज़ है, मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट जो था ना वो बहुत सही है कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब यार मुझे लगता है कि दोस्तों से एकदम रिश्ते नहीं तोड़ने, दोस्त रहने चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो सेलिब्रेट भी तो करना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब और नहीं हुआ तो रोना भी तो है फिर। और तो नहीं हुआ तो किसके घर पे जाओगे? उसके साथ रोना भी तो है। सही बात है, मतलब ये बात भी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट। लूडो खेलेगा? लूडो लाते हैं फिर, मतलब पॉडकास्ट खत्म कर देते हैं अभी। पॉडकास्ट के बीच में लूडो नहीं खेल सकते हम, उसका हम तुम्हें रील्स दिखा देंगे। हाँ, लूडो को हम बाद में दिखाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ ओके, लेकिन सर वो हो जाएगा फिर, सुबह हो जाएगा उसके लिए। मुझे भी लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कम गोटियों से खेल लेंगे। ओके, लेकिन पॉडकास्ट को हम कंक्लूड कर लेते हैं। देखो भाई सर, कल टीचर थे, आज हम लूडो खेल रहे हैं साथ में। नहीं, मैं तो बहुत वैसे भी चिल रहता हूँ। मैंने कहा जो इसकी रैंक वैंक सब कुछ आ जाए, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं और अगर मेरे से कनेक्टेड है तो पार्टी भी कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं कंक्लूजन में। यस, बस दो चीज़ मैं पूछूंगा और रैपिड फायर की तरह ही समझ लीजिए, उसके बाद हम एंड कर देंगे। लक एंड हार्ड वर्क, बस व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट इट? आई थिंक बोथ। हार्ड वर्क तो कंपलसरी पार्ट है, लक ऑप्शनल है। तो अगर हुआ तो ज़्यादा बेटर हो जाएंगी चीज़ें। लक के बिना सक्सेसफुल हो सकता है आराम से, हार्ड वर्क के बिना हो सकता है नॉट पॉसिबल। ओके, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लकी कितना हो सकते हो तुम? एक बार, दो बार, तीन बार। जैसे तुम देखा ना, बाइक चलाते हैं जहाँ करके 5-6 बार बचेगा, 10 बार भी बच सकता है, 100 बार भी बच सकता है। ये तो लक है ना। अब तुम उसे हार्ड वर्क नहीं बोला, लेकिन कभी ना कभी वो दिखता है रोड के साइड तो ये बात है भाई। तो फिर याद रखना ये चीज़, लक और हार्ड वर्क को किस तरह से हमने डिफाइन किया। हमने नहीं, सर ने डिफाइन किया। चलो फिर इसे ख़त्म करते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो वर्जन भी तुम्हें मिल जाएगा सारे प्लेटफॉर्म में, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। थैंक यू। अगर तुम, मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे ये माइक। आप भी ले लीजिए सर। लेकिन ऐसे करना मतलब पहले एक मन था कि मैं सिंगर बनूं और ये सब ऐसे से, ठीक है। जोशी ने तो ले लिया। हाँ, जोशी ने, वो तो हमारा मतलब फर्स्ट प्लैटिनम मेंबर है और सेकंड बनूंगा। ऐसा नहीं है सर, सब इक्वल प्लैटिनम मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो आप बस, ये प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा भारी सेटअप हो जाता है, तो अनटिल अनलेस आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, हाँ, तब तक ये ज़रूरी नहीं है। मैंने भी तभी लिया था, उसके पहले तो मैं वो माइक लगाता था, ये कॉलर वाला माइक, उसी पे चलाया। बोया, हाँ, सबसे सही है, सबसे सही, सबसे फेमस भी है। 37,000 सब्सक्राइबर्स तक तो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया अपने सारे वीडियोस। 3,000 सब्सक्राइबर पे मैंने ट्राइपॉड खरीदा है, उसके पहले टीवी के अगेंस्ट ऐसे ही चलता था। ठीक है, ओके, पॉडकास्ट खत्म करते हैं गाइज। बाय बाय सर, नहीं आपको तो बाय बाद में बोलेंगे, पहले लूडो खेलना। मिलते हैं गाइज, मोमेंटम इज़ अ वीकली पॉडकास्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। बाय। मैं उधर देख रहा था फिर। हाँ सर, आपको इसको बंद करना होगा पहले तो। आप 1 घंटा 12 मिनट, बहुत ज़्यादा भी नहीं। 4K पे रिकॉर्ड हो जाता तो अभी 40 GB का फाइल बनता। हाँ, तो क्या करना है, लूडो खेलना है।